दे रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या दरगाह सहवन शरीफ के अंदर खुदकुश धमाका। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 38 ज़ायरीन शहीद हो गए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दरवाज़ों और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है जब ये धमाका हुआ है। इस वक्त अगर हस्पतालों की बात की जाए तो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना कर दी गई हैं। दरगाह लाल शहबाज कलंदर में ये खुदकुश धमाका मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं और धमाके में अफसोस के साथ को अपडेट करें 38 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद इस वक्त ज़ख्मी हैं। हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची से डॉक्टर की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना कर दी गई हैं। दरगाह सहवन शरीफ के अंदर ये खुदकुश धमाका हुआ है। ख़वातीन भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। 38 ज़ायरीन शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों को करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ये अमल जारी है ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का और इस वक्त जो करीबी अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना कर दी गई हैं। धमाका हुआ आज ये दरगाह सहवन शरीफ के अंदर खुदकुश धमाका और 38 ज़ायरीन शहीद हो गए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हस्पताल दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें कि डेथ टोल बढ़ चुका है। 38 अफराद बताए जा रहे हैं जो शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक बात है सेवन अस्पताल का तो वहाँ पर बहुत से ज़ख्मी ऐसे हैं जो अभी भी इस इंतज़ार में है कि उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। उसके अलावा जामशोर और हैदराबाद अस्पतालों का भी रुख किया गया है। लेकिन हमारे नुमाइंदे जिस तरह हमें बता रहे थे कि इंडस हाईवे इस वक्त ब्लॉक है, बहुत मुश्किल पेश आ रही है उन ज़ख्मियों को जिन्होंने रुख किया हैदराबाद या जामशोरों का, या उन टीम्स को जो पहुंचना चाह रही हैं जाए हादसा पर, क्योंकि इंडस हाईवे ब्लॉक होने की वजह से, बहुत रश होने की वजह से सुस्त रवि का शिकार है वहां पर ट्रैफिक। ये कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडस हाईवे क्लियर रहे, वहां पर ट्रैफिक जैम ना हो, ताकि वो टीम्स जो जाए हादसा पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं वो जल्द अज जल्द पहुंच सकें, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दे सकें और इंसानी जानों को बचाया जा सके। अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है सेवन में दरगाह लाल शहबाज कलंदर में, जब खुदकुश धमाका हुआ। ज़ायरीन वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, चूँकि आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन बड़ी तादाद में ज़ायरीन रुख करते हैं दरगाह लाल शहबाज कलंदर का। वहाँ पर जब ये धमाका हुआ तो जिस जगह ये धमाका हुआ उस वक्त भी वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है, क्योंकि अस्पताल दूर थे। जो अस्पताल नज़दीक है उस अस्पताल की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ना डॉक्टर्स पूरे हैं वहाँ पर, ना पैरामेडिकल स्टाफ और ना ही इन ज़ख्मियों को फौरी तौर पर वहाँ मुंतकिल करने का कोई इंतज़ाम हमें नज़र आया। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों को अस्पताल ले जाते रहे, कोशिश करते रहे। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि दरगाह के आते से तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और टीम्स भी रवाना हो चुकी हैं जो जाए हादसा पर जाएंगी, सेवन अस्पताल का रुख करेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने भी हिदायत दे दी हैं। वहाँ से फ़ौजी जो एम्बुलेंसेस हैं और मेडिकल स्टाफ है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा सिंध हुकूमत की जानिब से भी और वज़ीर आज़म की जानिब से भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना हो गई हैं। आपको अपडेट करें, खुदकुश हमलावर गोल्डन गेट से दरगाह के अहाते में दाखिल हुआ और ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। जुमेरात की वजह से ज़्यादा रश था, ज़ायरीन ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। 38 ज़ायरीन शहीद हो चुके हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। धमाका दरगाह के गेट पर हुआ है, ये रिपोर्ट पुलिस ने पेश की है वज़ीर आला को। उसी के मुताबिक आपको अपडेट करें, आर्मी चीफ की ज़ख्मियों को जल्द तिब्बी इमदाद देने की हिदायत भी की गई हैं आर्मी चीफ की जानिब से। दरगाह सेवन शरीफ के अंदर खुदकुश धमाका, अब तक के इत्तलात के मुताबिक 38 ज़ायरीन शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल जारी है। हस्पताल ज़्यादा दूर हैं और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ये रास्ता है जहाँ ये अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल
मुंतकिल करने का अमल जारी है। करीबी अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना कर दी गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है दरगाह सहवन शरीफ, जिसके अंदर खुदकुश धमाका किया गया है। 38 ज़ायरीन शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि करीबी इमारतों और दरवाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों की अगर सूरत हाल आपको अपडेट करें, जो ज़ख्मी हैं ज़ायरीन उनको अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल इस वक्त जारी है और अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। बिल्कुल, मीडिया, अदलिया, पुलिस और अब मिज़ार, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। सेवन शरीफ में धमाके के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक आपको पता चले कि 50 अफराद शहीद हो चुके हैं। डेथ टोल बढ़ता जा रहा है, 50 अफराद शहीद हो चुके हैं। ताज़ा तरीन आपको हम फिगर्स दे रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं कि 50 अफराद, 50 ज़ायरीन शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी अभी भी मुंतज़िर हैं कि उनको तिब्बी इमदाद दी जाए, उनकी जान बचाई जाए, इंसानी जान को जल्द अज जल्द बताया जाए। खदशा जाहिर किया जा रहा था जितनी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और जिस तरह तशवीशनाक हालत में भी उन ज़ख्मियों में से थे कुछ, तो ये खदशा था कि डेथ टोल बढ़ सकता है, शोदा की तादाद बढ़ सकती है और वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि बहुत सी हमें सहूलियात का फुकदान नज़र आया अस्पतालों में भी और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते हुए भी। 50 से ज़ायद ज़ाहिरीन हैं जो शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी अभी भी इस इंतज़ार में है कि जल्द अज जल्द उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। आपको बताते चले कि अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपसे हमने अपडेट की है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ हैं। फैसल, अस्पतालों की बात भी कर रहे हैं, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, कराची से डॉक्टर्स की टीमें भी सहवन शरीफ रवाना कर दी गई हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये बहुत एक अफसोसनाक सानिया हुआ है और इस वक्त जो है पूरे सिंध के अंदर जो है इस वक्त एमरजेंसी लगा दी गई है, अस्पतालों में एमरजेंसी लगा दी गई है। अस्पतालों में जो है इस बात का इम्कान है कि जो ज़ख्मी हैं उनको कराची मुंतकिल किया जाएगा, तो कराची में जितने अस्पताल हैं उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, अस्पतालों के अमले को तलब कर लिया गया है, जबकि मरीज़ों को, ज़ख्मियों को जो है कराची लाने के लिए यहाँ से बड़ी तादाद में जो है एम्बुलेंसें भी जो है वो जाए वकुआ पे रवाना कर दी गई हैं। लेकिन एक मुताद अंदाजे के मुताबिक रात का वक्त है, 3.5 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है कि ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल करने में। ताहम अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि कितने ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा और उसके लाने का रूट क्या होगा, क्योंकि जो दीगर इदारे हैं वो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी पहुँचाए, अभी इत्तलात मिल रही है, तो हो सकता है कि मरीज़ों को जो है हेलीकॉप्टर से जो है कराची मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस हवाले से कराची के अस्पतालों में जो है वो रेड अलर्ट है और जितना भी गैर तिब्बी अमला है ज़ख्मियों की हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी अच्छा फैसल, ये बताइएगा सिंध हुकूमत की जानिब से आप क्या देख रहे हैं कि कितने इक़दाम किए जा रहे हैं, कितनी कोशिश देखने में आ रही है, क्योंकि वज़ीर सेहत साहब को तो ये भी नहीं पता था कि ज़ख्मी कितने हैं और डेथ टोल कितना है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, इसके असरात भी जो हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ौरी तौर पे तो ज़ाहिर है कोई इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं है कि ये कितने इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इवन कि अब तक तो ये भी चीज़ वाज़ेह नहीं है कि इस वक्त हलाकतों की जो है असल तादाद कितना है। लेकिन इस वक्त अहम तरीन बात यह है कि वहाँ पर जो एक इज्तिमा हो रहा था, उस इज्तिमा में जो हुकूमत को हिफाजती इक़दाम करने चाहिए थे वो हमें हिफाजती इक़दाम वहाँ पर नज़र नहीं आए। ये जो अभी कुछ अर्से पहले भी मज़ार की तरफ एक वाक़या हुआ था, उस लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि सिंध हुकूमत कितनी एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, सिंध हुकूमत की बात की जाएगा, सिंध हुकूमत एक्टिव होती तो ये वाक़या ही नहीं होता। सिंध हुकूमत के एक्टिव ना होने की वजह से ही ये वाक़या हुआ है, क्योंकि 3 दिन से जो है महकमा दाखिला जो है मुस्तकिल जो है वो रेड अलर्ट और थ्रेड अलर्ट जो है वो जारी कर रहा था। लेकिन उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात जो है हमें नज़र नहीं आए। शाह नूरानी का वाक़या हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था कि सिंध में किसी मज़ार को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। जब इतना बड़ा वहाँ पर एक इज्तिमा हो रहा था, अगर वहाँ पर हिफाजती इक़दाम किए जा
جاتے ہیں اور صورتحال پہ اگر کڑی اور سخت نظر رکھی جاتی ہے، جو حکومتی دعوے ہیں اس کے مطابق ہی اقدامات بھی اگر ہمیں نظر آتے تو یہ اتنا افسوسناک سانحہ نہیں ہوتا. یہ آج یہ سانحہ ہے اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ سانحہ ہے کہ جو بڑے دھماکے سندھ میں ہوئے ہیں ان بڑے دھماکوں میں اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں. ایک پورے کے پورے صوبے میں جو ہے ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے. کل جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کے اجتماعات بھی ہونے، اس حوالے سے بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک جمعے کو جو ہے وہ خیر و علوبی سے گزار دے. کل کے جمعے کے حوالے سے بھی لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ خوف نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک حکومت کی اقدامات کا تعلق ہے وہ صرف جو ہے حفاظتی مراسلے کی حد تک جو ہے ہمیں محدود نظر آتے ہیں. کوئی غیر معمولی جو اقدامات جو ہیں جو ان حالات میں ہونے چاہیے وہ اقدامات جو ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جی تو فیصل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سیکیورٹی کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی جو امیڈیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں اس طرح کی سہولیات بھی نہیں ہیں، اور وہاں جو پہلے تو قریبی کوئی ہسپتال نہیں ہے، اگر کوئی 3 سے 4 کلومیٹر دور ہسپتال ہے وہاں بیسک سہولیات جنہیں کہا جائے وہ بھی میسر نہیں ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جن اسپتالوں میں اس وقت جو ہے زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے ان اسپتالوں کی تو اس وقت حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے سر کے درد کی دوا بھی نہیں ہوتی. اندرون سندھ میں معمولی نوعیت کا بھی کسی کو مرض ہو جائے تو مریض جو ہے وہ کراچی میں آتا ہے اور اپنا علاج کراتا ہے. اندرون سندھ کے اسپتالوں میں تو کوئی طبی سہولیات نام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ خالی ایک عمارت ہوتے ہیں جہاں کے عملے کی اکثریت بھی جو ہے وہ گوس ڈاکٹروں پر اور گوس ملازمین پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. تو وہاں پہ زخمیوں کو لے جانا تو ہے مریضوں کے ساتھ زخمیوں کے ساتھ تو ایک دوسری بڑی زیادتی ہوگی. جو جتنے لوگ جو ہے دھماکے میں جو ہے ہلاک ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہلاک جو ہیں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ طبی امداد، جو ضروری طبی امداد ہے، جو لازمی طبی امداد ہے وہ نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ ہلاک ہو سکتے ہیں. فوری طور پہ حکومت کو جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے ان زخمیوں کو جو ہے وہ کراچی منتقل کیا جائے. اگر نواب شاہ کے اور حیدرآباد کے اور اندرون سندھ کے اسپتالوں پر ان زخمیوں کا انحصار کیا گیا تو ان زخمیوں کے ساتھ جو ہے بہت دوسری بڑی زیادتی ہو جائے گی. یہ حکومت کے لیے بھی اگر ان زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جاتا ہے تو کیا وہاں تسلی بخش انتظامات دیکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک آئیڈیل صورتحال تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ آئیڈیل صورتحال ہوگی، لیکن جو اندرون سندھ کے اسپتال ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بہتر جو ہے ان کو طبی سہولیات جو ہیں ان کو فراہم کی جا سکتی. اچھا فیصل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ابھی ہمارے پاس اہم خبر ہے اپنے ناظرین سے شیئر کریں. حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے. یہ اہم خبر ترجمان پاک فوج کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے. ترجمان پاک فوج کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی ہدایات افغانستان سے آ رہی ہیں. ISPR کے مطابق یہ اہم خبر حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے. اور منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے جہاں وہیں پر احکامات بھی افغانستان سے ہی آ رہے ہیں. ISPR کے مطابق اس بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. میجر جنرل آصف غفور کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملک کا تحفظ کریں گے اور ان حملوں کا جواب دیں گے. ترجمان پاک فوج کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے جو ہدایات آ رہی ہیں وہ افغانستان سے آ رہی ہیں. اور میجر جنرل آصف غفور کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملک کا تحفظ کریں گے اور ان حملوں کا جواب دیں گے. دہشت گردی کی نئی لہر، اور اسی پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے اور ہدایات افغانستان سے آ رہی ہیں. پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے ہدایات افغانستان سے آ رہی ہیں. ہم ملک کا تحفظ کریں گے اور ان حملوں کا جواب دیں گے، میجر جنرل آصف غفور نے یہ کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے اور افغانستان سے ہی ہدایات آ رہی ہیں پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے. ترجمان پاک فوج کے مطابق یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم ملک کا تحفظ کریں گے اور ان حملوں کا جواب دیں گے. We shall defend and respond. میجر جنرل آصف غفور کا ایسا کہنا ہے. انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور یہ انفارمیشن شیئر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے ہدایات افغانستان سے آ رہی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے احمد منصور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. احمد تفصیلاً آگاہ کیجیے گا مزید میجر جنرل آصف غفور کا کیا کہنا ہے؟
देखें, गुज़श्ता 4-5 दिन में जिस तरह दहशत गर्दी की नई लहर ने पूरे पाकिस्तान में वार किया है, दहशत गर्दों ने इस हवाले से जो तर्जमान पाक फौज का अभी इस हवाले से जो बयान है वो ये सामने आया है कि जो हालिया दहशत गर्द की कार्रवाइयाँ हैं ये हदायत दी जा रही हैं जो हमारे दुश्मन ताकतें हैं उनकी तरफ से, और जो अफगानिस्तान के अंदर उनके ठिकाने हैं वहाँ से ये हदायत दी जा रही हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो क़यादत है और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो दुश्मन ताकतें हैं, उनकी तरफ से हिदायत के साथ ये हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हम मादरे वतन का दिफा करेंगे, हम इसका सामना करेंगे और भरपूर जवाब देंगे जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हालिया लहर की गई है। जी अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इन हमलों का जवाब देंगे। हालिया दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है और मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए हिदायत भी अफगानिस्तान से आ रही हैं। तर्जुमान पाक फौज का ऐसा कहना है, मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इन हमलों का जवाब देंगे। हालिया दहशतगर्दी के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, इन हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है। तर्जुमान पाक फौज का ऐसा कहना है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए हिदायत भी अफगानिस्तान से आ रही हैं और मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इन हमलों का जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फौज ट्वीट आई, अहम हालिया दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है। जो हिदायत इन दहशतगर्द हमलों के हवाले से हो रही है वो अफगानिस्तान से ये हिदायत दी जा रही हैं, ऐसा कहा तर्जुमान पाक फौज ने। आज ये वाकया धमाके में आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स भी दे दें। 50 अफराद शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। MS सेवन अस्पताल के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आज हालिया दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही है, ये ट्वीट आई तर्जुमान पाक फौज की। जहां ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको हम आगाह कर रहे हैं, वहीं हमारे ब्यूरो चीफ्स लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची से हमारे साथ हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। सबसे पहले फैसल हुसैन, आपके पास में आता हूं, चूंकि अभी जो आज का वाकया है उसके बाद सिंध हुकूमत हमें कितनी एक्टिव नजर आ रही है, कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है? कराची, जामशोरो या फिर हैदराबाद के अस्पतालों में किस तरह काम करने की हिदायत जारी की गई है? सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। जी फैसल। देखिए, इस वक्त पूरी कौम जो है इस वक्त हालत जंग में, अगर हम ये कहें कि दुश्मन ने पाकिस्तान पे एक तरीके से हमला कर दिया तो ये बिल्कुल बेजा ना होगा। एक हफ्ते में जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हुई हैं, अभी आपने ISPR के उनका DG का ट्वीट बताया, बिल्कुल इस वक्त आप भी कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है एक जंगी कैफियत है। इस हालात में जो हुकूमत सिंध की तरफ से हमें इकदाम नज़र आने चाहिए थे वो इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत सिंध की तरफ से जितनी संजीदगी नज़र आनी चाहिए थी वो संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही। हुकूमत जो है सिर्फ वो मरासलों पर और अखबारी बयानात की हद तक जो है उस पर इक्तफा किए नज़र आती है। इस वक्त जो सूरत हाल थी, इस हवाले से जो सूरत हाल थी, जब आपने थ्रेड लेटर जारी किया तो उस हवाले से आपको फिर अस्पतालों में वो इंतजाम भी करने चाहिए थे, आपको वो सिक्योरिटी के वो जो है इकदाम भी उठाने चाहिए थे। ना आपने अस्पतालों में वो इंतजाम किए, ना आपने वो हिफाजती इकदाम किए। अगर वो हिफाजती इकदाम कर लिए जाते तो आज शायद ये वाक़या ना होता। अगर ये वाक़या हो भी जाता तो इसकी शिद्दत को जो है वो कम किया जा सकता था, लेकिन ना इस वाक़े को रोकने के लिए इकदाम नज़र आए, ना इस वाक़े के बाद के असरात को जो है महदूद करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए नजर आए। जिन अस्पतालों में जख्मियों को लेके ले जाया जा रहा है उन जख्मियों के साथ एक बहुत बड़ी एक दूसरी ज्यादती के मुतरादिफ है। उन अस्पतालों में तो सर दर्द की दवा नहीं होती, वो इतने शदीद नौयत के जख्मियों को वहाँ पे अस्पताल में लेके ले जाना, तो बहुत जो जख्मी बम धमाके से बच गए हैं उन अस्पतालों में जो कि सूरत हाल की वजह से जो है उनको नुकसान पहुँच सकता है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पहला हुकूमत को जो कदम उठाना चाहिए जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो कराची में मुंतकिल करने के लिए। जहाँ हमें लेटर सामने आ रहे थे, जहाँ थ्रेड सामने आ रहे थे, उसमें उसके बाद हमें इसकी शिद्दत को कम करने के लिए कुछ खातिरखा इंतजाम भी नजर आने चाहिए थे। जमशेद बागवान, आप बताइएगा, पेशावर में भी चूंकि जो हम पिछले कुछ दिनों में ये वाकयात देख रहे हैं और फिर वो थ्रेड्स लेटर और उसके बाद इंतजामात, इस सारे सिनेरियो में आप पेशावर से हमें क्या अपडेट करेंगे? वहां पर क्या इस तरह के कोई इंतजामात देखने में आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसा फैसल ने आपको बताया कि जो हुकूमत की संजीदगी है, खुसूसन जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी संजीदगी बिल्कुल
नज़र नहीं आ रही। अगर आप कल का वाक़या देख ले, कल एक खुदकश हुआ जिसमें जजों को निशाना बनाया गया, आज मज़हब को निशाना बनाया गया है, परसों पुलिस वालों को निशाना बनाया था, फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया गया, उससे पहले मीडिया को निशाना बनाया गया। लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी संजीदगी, जिस तरह फैसल ने कहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अगर हम कल का वाक़या देख ले जो पेशावर में हुआ, वो बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स था मेरी नज़र में, क्योंकि 10 जज एक गाड़ी में रोज़ाना जाते हैं और उनके पास कोई पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं है। ये ज़ाहिर है सवालिया निशान है। और जब हम खुद कहते हैं पिछले कई सालों से कि हम हालत जंग में हैं, और हम अभी भी हालत जंग में हैं, जैसे फैसल ने बताया कि एक फुल फ्लैश जंग लग रहा है कि किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छेड़ दी है, जो अफ़गानिस्तान के उस तरफ से बॉर्डर है उधर से हमारे ख़िलाफ़ मुसलसल हमले हो रहे हैं और हम बेबस हैं और लाचार हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। अगरचे हमने एक बहुत बड़ा बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम लगाया हुआ है, चेकिंग हो रही है तो हम बॉर्डर पे, लेकिन जो एक लंबी सरहद है उसकी मुकम्मल निगरानी वाकई बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जो मुआशरा है, जो सिविल सोसाइटी है या जो आम लोग हैं, वो इतना नज़र नहीं रखते। अगर हम APS से लेकर देख ले कि दहशतगर्द आते हैं, हमारे इलाकों में रहते हैं, उनके फैसिलिटेटर होते हैं, वो सहूलत देते हैं, कोई मस्जिद में ठहरता है तो कोई किसी के घर ठहरता है, कोई रिक्शे में जाता है, कोई टैक्सी में जाता है। तो जो बात हम कर रहे थे पिछले 10 साल से कि हम हालत जंग में हैं, तो लग नहीं रहा कि कौम को शायद इसका एहसास नहीं है कि वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। और अब देख रहे हैं और फिर गैर संजीदगी सूबाई हुकूमतों की, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है इस अवाम के लिए। जमशेद बागवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रज़ा रहमान, आपके पास में आता हूं, मुझे ये बताइए कोयटा के हालात आपको क्या बता रहे हैं? हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है, अफसोस के साथ हमें अब फिर ये खबरें, ये ब्रेकिंग्स, ये तज्जिए, ये सब कुछ अपनी आवाम तक पहुंचाना भी पड़ता है, लेकिन वहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि संजीदगी भी पहुंचाएं, इंतजामात भी पहुंचाएं, उसको काउंटर करने के इंतजामात क्या हैं, ये चीजें भी हम उभार कर सामने लाएं ताकि आवाम को पता चल सके। रज़ा जी, मैं आपको बताऊं कि आज कोयटा शहर में हुकूमत सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में सूबाई अपेक्स कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने की। और इस अपेक्स कमेटी के इजलास में जो सूबाई सतह पर था, इसमें जो शिरकत करने वाले थे उनमें कमांडर सदर्न कमांड और इसके अलावा वज़ीर दाखिला और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सरबराहान ने भी शिरकत की। और इसमें नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद हो रहा है उसका जायज़ा लिया गया। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 5.5 घंटे तक ये इजलास चला और उसमें इस बात का अदा किया गया कि दहशतगर्द जो सर उठा रहे हैं उन्हें सर उठाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खसूसन FC है, इसके अलावा पुलिस है और लेवीज़ के एहलकार हैं, जो उनकी कुर्बानियां हैं, जो उनकी जो कारकर्दगी अब तक की, उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था तो बलोचिस्तान का इलाका है ज़िला अवारान, वहाँ पर रज़ा रहमान, जहाँ तक आप इजलास की बात कर रहे हैं और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इत्मीनान का इजहार किया गया है, आमिर इलियास राना इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। आमिर, आप बताइएगा, विफाक में आप बैठे हैं, तमाम सरगर्मियाँ, मीटिंग सारी वहीं पर होती हैं, तो अभी जो हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है उसके बाद हमें विफाकी हुकूमत कितनी एक्टिव नजर आ रही है? देखें, बात यह है कि जाहिर है कि रीग्रुपिंग जो हुई है दहशतगर्दों के मुख्तलिफ जो सेक्शंस थे, फैक्शन थे, वो मिल के पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि पैनिक फैल जाए। जैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी अपील आई है कि कौम को बिल्कुल अपना तहम्मुल बर्दाश्त करना चाहिए कि भाई हमें इस जो मुश्किल दुश्मन पेश करना चाह रहा है कि हम घबरा जाएं, कि उससे घबराना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। तो फोर्सेज मौजूद हैं, तमाम इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन ज़ाहिर एक लड़ाई है उस दुश्मन को जिसे सरहदों से पार हमने मार बताया। क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ थी, अंदर के सपोर्टर्स और फिर अफगानिस्तान से बैठ के, अफगानिस्तान में सिर्फ एक मुल्क नहीं है, वहाँ पे अमेरिका असल हुक्मरान है, लेकिन उसके नीचे मुख्तलिफ सेक्शन हैं जो दाइश के भी हैं, जो तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। और फिर उसके साथ ये हो रहा है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वो खुद ग्रुपों में तकसीम है, वो एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। और जो पाकिस्तान से दहशतगर्द मारे गए और फिर कुछ भागे, जिनको उन्होंने बर वक्त, जबकि उस वक्त जब ज़रबे ऑपरेशन हो रहा था, उनको बताया गया था कि यहाँ से निकलेंगे, इन्हें आपने पकड़ना है, कंट्रोल करना है, मारना है, तो वहाँ पे उन्होंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, बल्कि उनको पनाह दी। आर्मी पब्लिक स्कूल का जैसे वाकया हुआ उसके बाद हुआ। ये जब हम प्रेशर करते हैं वो कुछ सुन लेते हैं,
मानते नहीं हैं और इसमें रा की इन्वॉल्वमेंट बड़ी खुल खिला के है। कुलभूषण यादव कोई पुराना किस्सा नहीं है कि उसकी एतराफी बयान आता है और सही जो कह रहे हैं, इंडियन बिल्कुल। कॉन्सुलेट वहाँ पे दूसरी तरफ मौजूद हैं वो सारी चीजें जाहिर कर रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे तो दरगाह पे हमला हो रहा है, किसी दरबार पे हो रहा है, पुलिस फोर्सेस पे हो रहा है। ये सब वो एक पैनिक फैलाने का एक प्लान है और उसके लिए जो इंटेलिजेंस इनपुट आई थी, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, कुछ पकड़े गए, कुछ कामयाब हो रहे हैं, जैसे वो दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि अब उसके अंदर इदारे अपना काम करेंगे मुस्तैदी से और हमें सबको बहैसियत मीडिया भी ये किरदार अदा करना है कि इसमें हम पैनिक फैलाने का बाइस न बने, बल्कि लोगों को हमें एजुकेट करना होगा कि ये जो दुश्मन हमारा कार्रवाई कर रहा है उसका मकसद ये है कि लोग खौफजदा हों। हाँ, अब अगर बिल्कुल हम बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ लाहौर की सूरत हाल के हवाले से भी हम अपडेट्स लेते हैं कि इलियास, जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा कि जो लेटर्स आए, जो थ्रेट्स आए, उसके बाद क्या अभी इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? सूबाई हुकूमत को आप कितना एक्टिव देख रहे हैं, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? सूबाई हुकूमत जो जिस तरह जिस दिन वाक़या हुआ उससे अगले दिन जो सूबाई हुकूमत थी उसके एक्टिव देखने में आई ये कि प्राइम मिनिस्टर आए और इजलास हुआ, उन्होंने आइंदा का जो लाहे अमल तय किया। लेकिन उस लाहे अमल के बाद जो तय करने के बाद अभी जो सूरत हाल है उसके बाद ये जो एक रवायती अंदाज में जो पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया, सिक्योरिटी वगैरह जो है वो सूरत हाल बिल्कुल सड़कों पर उसी तरह नाके लगा लिए, बल्कि अब नाके जो ख़ास मुकामात पर लगाए हैं। उसके बाद जो सूरत हाल है आज भी देखें, कोई ऐसी कोई उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, ना कोई ऐसा है कोई चक्कर है, बस सिर्फ लगे हुए हैं कि वो जो टारगेटेड है, जैसे लॉ फोर्स एनफोर्सिंग एजेंसीज ने दिए उनको टारगेट बताए कि यहाँ यहाँ खतरा हो सकता है, तो उधर वो उनको देख रहे हैं कि उन लोगों को टारगेट जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। बाकी जो सूरत हाल है कि जिस तरह बड़े पैमाने पर जो एक वक्त था कि जैसे ज़रबे अज़ब थी, जैसे बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके बाद इन्होंने देखा कि जो दुश्मन है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की। जो अब देखें उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर लिए और वो सॉफ्ट कॉर्नर तलाश करने के बाद एक वो खामोश हो गए और उसके बाद अब उन्होंने एक दफ़ा शुरू किया है। हमें उस वक्त में अपनी जो लाहे अमल है उसको तैयार करना चाहिए था आइंदा को। जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर जो इस तरह अमल दरामद किया, जैसे पंजाब ने अपने फिगर्स बताए कि हमने इतनी जियो टैगिंग कर ली, इतने सर्च ऑपरेशन किए, बंदों को कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो सूरत हाल है उसके बाद जो सूरत हाल है जो कामयाबियां हासिल की हैं उसको जारी रखना चाहिए था, अपना तय करना चाहिए था, हमें अपने आप को इक्विप करना चाहिए था कि अमल दरामद जारी रखें। लेकिन जो अब सूरत हाल है, लेकिन लोगों में खौफ और रास फैला है, जैसे देखें सिंध में हुआ, सरहद में KPK में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, अब एक पूरे मुल्क में एक वेव चली है जिसको हमें इस वक्त सोच समझ के, जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि कौम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे, अपना मोराल बुलंद रखना है, अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, अपनी पुलिस का, ताकि हम जो ये जिन्होंने जो जिस तरह अफगानिस्तान में प्लानिंग की जा रही है इसको लेके आ रहे हैं आगे, हमें इसको मुकाबला करने की जरूरत है। बिल्कुल, जहाँ तक बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी मोहम्मद इलियास, लेकिन बात ये भी है, पॉइंट ये भी है कि जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो उसके बाद फिर हम टारगेटेड ऑपरेशन भी देख रहे होते हैं। खानेवाल की आज की जो खबर है वो भी आपके सामने है, जिसमें इन दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को निशाना बनाया गया, उनको खत्म किया गया। लेकिन अगर लेटर्स आ रहे हैं, थ्रेट्स हैं, उसके बावजूद कोई उसको काउंटर करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए कोई इंतजाम ना करना, ये कितनी बड़ी आप गैर संजीदगी देखते हैं? सुखेरा साहब, इनकी संजीदगी का ये देख लें कि पंजाब में ये शुरू हो गए थे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर, CTD पर हमले होना शुरू हो गए थे। रहीम यार खां में हुआ, मुल्तान के करीब हुआ, इधर ये काफी जनूबी पंजाब वाली साइड पर हुआ। लेकिन इस चीज को जो सूरत हाल है इस पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन ये थ्रेट लेटर्स आए, लेकिन इस वक्त उन्होंने कोई इजलास इस तरह तलब नहीं किए, ना कोई सूरत हाल है, बस खामोशी से इसको रूटीन लेने की कोशिश की गई, रूटीन लिए गए। आज भी आप देख लें, आज भी कुछ नहीं हुआ, कुछ देखने में नहीं आए, बस सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल दौरे हुए हैं, जो विक्टिमाइज हैं उनके घरों में गए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और जाके उनको दिलासा देना चाहिए। ये हम नहीं ये कहते कि ना जाएं, लेकिन इसके साथ काम भी करना चाहिए। लोगों जो लोग हैं उनको मोराल, उनको देखें, उनको कहीं तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है,
सिक्योरिटी दें और इसके जो काम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जिस तरह आप ये बता रहे कह रहे हैं। मुकाबले में आज आप देख लें, आज खामोशी रही है और इस बारे में लोग काफी खौफजदा देखने में आ रहे हैं। लोग ये देखें, इस टाइम मार्केटों में जाएंगे, जो सूरत हाल होती है लाहौर में, एक गहमा गहमी हो जाती है, जैसे पंजाब में शुरू हो जाती है कि ये बाहर का मौसम आता है और इधर जगह जगह तकरीबात होती हैं, लेकिन वो एकदम लाहौर में ठंडी मांद पड़ गई है, मार्केटों में एकदम ठंडा सारा काम हुआ, लोग खौफजदा हैं क्योंकि माल रोड एक मेन शाहरा थी जहां बिल्कुल और फिर मोहम्मद इलियास, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि ठीक है अब इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, उसके बाद अगर आप उन शोधा के घर जा रहे हैं या किसी किस्म के आप ऐलानात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप संजीदा कितने इसका काउंटर करने के लिए आप एक्टिव कितने हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आज की मिसाल में आपको इस दरगाह धमाके की बताता हूं फैसल साहब, जिस पर मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा कि वजीर सेहत को हमने लिया, महेंद्रो साहब को, उनसे हमने ये पूछा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, डेथ टोल क्या है या जख्मी कितने हैं, उनको पता ही नहीं था। उनको सिर्फ इतना पता था कि धमाका हुआ है और सवाल उनसे 1.5 घंटे बाद किया गया धमाके के, लेकिन उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फैसल साहब देखें, अभी जो रज़ा ने जो बात की है ना, असल में इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि रज़ा ने अभी आपको बताया कि 5.5 घंटे इजलास हुआ और 5.5 घंटे इजलास के बाद जो है सूरत हाल पे जो इत्मीनान का इज़हार किया गया, यही जो सोच है वो चारों सूबाई हुकूमतों की है, यही वो सोच है जो वफाकी हुकूमत की है। इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो हालत जंग में और तमाम हुकूमतें, वफाकी हुकूमत जो है वो इत्मीनान का जो इज़हार कर रहे हैं। जैसे अभी आमिर भाई बता रहे थे कि अफगानिस्तान से जो है सूरत को ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कूदे हुए हैं, तो आप ये बताएं ना इस वक्त खारजा पॉलिसी में इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, पाकिस्तान की भी कोई खारजा पॉलिसी है या नहीं है? इस वक्त जब आप पाकिस्तान पे खारजी और दाखिली दोनों माजों से अटैक हो रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इस वक्त जिस खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ना या वज़ीर खारजा का किसी को पता, ना इस मुल्क की खारजा पॉलिसी का किसी को पता। 2 ज़ईफ़ुल उमर अफराद हैं जो खारजा के जिनको कलमदान सौंपे हुए हैं, वो हर वक्त इख्तियारात के लिए आपस में जो है वो दस्तो गिरबान रहते हैं। जहाँ पे सूरत हाल ये होगी तो उस वक्त तो यही कुछ होना है जो इस कौम के साथ हो रहा है। जिस मुल्क में जो हुकूमतों की संजीदगी जहाँ नज़र नहीं आएगी, या हुकूमतों का सारा वक्त जो है वो अपने आप को बचाने के लिए सर्फ होगा, तो फिर वही कुछ होना है जो इस वक्त हो रहा है। हालत जंग में जो कौमों को, हुकूमतों को जिस किरदार की ज़रूरत होती है, ना वो कौम की तरफ से हमें नज़र आ रहा है, ना हुकूमत की तरफ से हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जिस एक्शन प्लान की ज़रूरत है, वो एक्शन प्लान जो है किसी सतह पे हमें नज़र नहीं आ रहा, अवाम में भी नज़र नहीं आ रहा है, हुकूमत में भी नज़र नहीं आ रहा है। हर सब लोगों ने अपनी अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई हैं, उस मस्जिदों को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपकी बात ठीक है फैसल, जाहिर है कहीं ना कहीं कमी रह गई नेशनल एक्शन प्लान में भी, और यकीनन रह गई जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये वाकया एक और हो गया, 7 शरीफ दरगाह को निशाना बनाया गया, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत के एक्शन लेने में कमी है? सिक्योरिटी हम दे नहीं सकते, सेहत की सहूलियात है नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या क्लेम क्या कर सकते हैं हम? देखिए, किसी भी इस तरह के वाक़े के बाद सबसे पहले तो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके बारे में और उनके खानदानों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि उन पे क्या बीती, क्या गुजरी हुई उन पे, और कितना बड़ा जो है ये भारी एक सदका जो है जो वो दे रहे हैं और बार बार लोग दे रहे हैं, और मुल्क के हर कोने में जो है ये सदका जो है ये छीना जाता है लोगों से। तो ये जो दरिंदे हैं जो ये काम करते हैं, इनका मकसद, इनको जब हम दहशतगर्द कहते हैं तो ये समझना बड़ा जरूरी है और इस पर ठंडे दिल से समझना जरूरी है कि दहशत फैलाना जो है वो इनका अव्वल तरीन जो है मकसद है। अगर पाकिस्तानी अवाम जो है। मुशर्रफ साहब, माज़रत के साथ आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, लाइन ठीक करवाते हैं। मैं रज़ा रहमान आपसे यही बात, क्या जैसे आप भी बात कर रहे थे, तो क्या वाकई नेशनल एक्शन प्लान पर अगर अमल दरामद कर लिया जाता है पूरे तरीके से तो इन वाक़यात को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें जी, इस पर हमने कल भी बड़ी बहस की थी और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। तो जिस तरह अभी फैसल भाई ने कहा कि जिस तरह हमें यूँ महसूस हो रहा है कि मुल्क की कोई खारजा पॉलिसी ही नहीं है।
अगर आप बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से अफगानिस्तान से लोगों का आना जाना है, यहाँ पर फ्री मूवमेंट लगती है, उसके लिए कोई ऐसा एक प्लान होना चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए। जो बंदा सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी रहता है और वो कंधार में भी रहता है, वो काबुल में भी चला जाता है, उसके लिए कोई मूवमेंट इस किस्म की नहीं है। तो हमारी कोई खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पे तो बिल्कुल हम कहते हैं कि अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे जो है असरात आए थे और उसके बाद से जो है ये काफी हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रदर साहब। जहां तक खारजा पॉलिसीज की बात है, जहां तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं, उनका तज्जिया लेते हैं। मुशर्रफ साहब, आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरह बात की जा रही है, मुख्तलिफ सीनियर तज्जियाकार भी यही कह रहे हैं कि पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ उस पर, तो क्या उस पर पूरे तरीके से अमल दरामद ना होना उसकी ये एक बड़ी वजह है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नेशनल एक्शन प्लान दरअसल प्लान है ही नहीं। नेशनल एक्शन प्लान उस दस्तावेज को कहा जाता है जिसपे 20 नुक्ते लिखे हुए हैं, जिन नुक्तों पर सूबाई हुकूमतों का और वफाकी हुकूमत में जो अहम इदारे हैं उन सब का इत्तफाक राय हुआ APS के वाक़े के बाद। लेकिन प्लान बनाने के लिए और एक्शन करने के लिए आपको एक बहुत सारे दस्तावेज चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको ये तयन करना होता है कि कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, कहाँ कहाँ पे छापे डालने होंगे, कहाँ कहाँ पे प्यार से बात करनी होगी, कहाँ कहाँ पे गुस्से से बात करनी होगी, कौन से ममालिक के साथ इश्तराक करना होगा, कौन से ममालिक हमारे खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं। ये सारी जो प्लानिंग और जो मनसूबा बंदी है, ये नेशनल एक्शन प्लान में ना उसके लिखने में की गई और ना उसके बाद कभी की गई है। सिर्फ और सिर्फ 20 नुक्ते लिखे हुए हैं उस दस्तावेज पे, जिन पर इत्तेफाक राय कि इन चीजों पर हमने कुछ ना कुछ करना है। जो रोना है लोगों का, जो बिल्कुल दुरुस्त रोना है, वो ये है कि बावजूद इसके कि नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ 20 नुक्तों पर मुश्तमिल है, उन 20 नुक्तों पर भी हमने उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से APS के बाद हमें करना चाहिए था। और अब APS के बिल्कुल बाद आपने सही कहा मुशर्रफ ज़ैदी साहब कि उन 20 नुक्तों को हमने लिख लिया, ड्राफ्ट कर लिया, लेकिन काम नहीं किया। जमशेद बागवान साहब, APS के हमले के बाद ये 20 नुक्ते डिज़ाइन किए गए थे, तो क्या आपने वहाँ देखा, और उसके बाद भी पेशावर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट की बात कर लें, सूबाई हुकूमतों की बात कर लें, संजीदा ही नहीं है कि आप उस तरीके से डिटरमिन्ड होकर इस नासूर को ख़त्म कर सकते? हाँ बिल्कुल, नासूर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हुकूमत नहीं, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था ना, ये अब अवामी जंग होनी चाहिए। अवाम खुद उठ खड़े हों, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनको नज़र आते हैं, जो मशकूक हैं, जो गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, हमें नज़र आते हैं और लोगों ने देखा भी है कि APS में वो इमाम मस्जिद को क्यों फांसी दी गई, क्योंकि उसने उनको उस मस्जिद में ठहराया था। ज़ाहिर है ऐसे लोग अभी भी हैं, हर जगह पे हैं, हर गली में हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KP हो। लेकिन जहाँ तक हुकूमतों की बात है, तो अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊँ तो आप परेशान होंगे कि जब पंजाब में 2008 में कहा गया था उनके ने कि तालिबान जो है हमारा और उनका एजेंडा एक है, और या जो हमारी हुकूमत है KP में, उन्होंने कहा था कि हम इनको दफ्तर देंगे। जब ये सियासी क़यादत की सोच हो तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नासूर कैसे ख़त्म होगा। तो अब आपको हुकूमती इदारे जो है वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सपोर्ट है, जो सिविल सोसाइटी है, जो हम जैसे लोग हैं या मीडिया है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमें रोज़ाना नज़र आते हैं या जिन पे हमें मशकूक है या जिनकी एक्टिविटीज़ हमें मशकूक लगती है, हमें उन लोगों को न सिर्फ पकड़ना होगा बल्कि उनकी निशानदही भी करनी होगी कि ये लोग हैं और ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि अगर हम सिर्फ जो अफ़गानिस्तान पार बैठे हुए उनको बुरा भला कहें या कहें कि वो भी यही के लोग थे, यहाँ से गए हैं। तो जो मसला है वो यही है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, न सिर्फ इदारों के बीच बल्कि रियासत, हुकूमत और आवाम के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और अब ये एक अवामी जंग होनी चाहिए, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ पुलिस की जंग नहीं है, न ये सिर्फ फौज की जंग है, बल्कि ये एक पब्लिक की जंग होनी चाहिए, अवामी जंग होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तभी हम इस नासूर से निकल सकेंगे। हमें अपने जो हौसले हैं उसको इस्तेकाम भी रखना चाहिए, हमें वो अपना हौसला भी नहीं हारना चाहिए, हमें गुस्से में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम 15 साल से एक
अफरीद के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें पब्लिक की सपोर्ट नहीं है। कोई एक मसले को सपोर्ट करता है तो कोई दूसरे मसले को सपोर्ट करता है। ये इसी का जवाब ले लेते हैं। आमिर इलियास, आप क्या समझते हैं कि अगर हमने थोड़ा लैग किया नेशनल एक्शन प्लान तो अपनी जगह, और आमिर इलियास हमारे साथ नहीं है, मोहम्मद इलियास आप मुझे इसी का जवाब दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि पब्लिक और अवाम उस तरह से साथ नहीं थी और हम लैग कर रहे हैं और ये वाकयात हो रहे हैं? जी, पब्लिक का क्या है, ये गवर्नमेंट का काम है कि अवाम को शऊर दे। पब्लिक तो एक मुतासरा है, फ्रीक है, जो बिल्कुल इसमें सबसे ज्यादा पिसती पब्लिक है। और पब्लिक जो पिस रही है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसको साथ लेके। अभी किसी मिनिस्टर को ले लें, उससे नेशनल एक्शन प्लान के बारे में देखेंगे कितना अमल दरामद हुआ है, उसको इतना ज्यादा पता नहीं होगा। अब जैसे पंजाब में जरा भी कोई बात की जाए कि जनूबी पंजाब में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए या रेंजर्स को तैनात किया जाए या ऐसी सूरत हाल है या किसी की चीज का बताया जाता है, तो इस पर डिबेट शुरू हो जाती है, एक बहस शुरू हो जाती है। जी पंजाब में तो कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं है, ये वो सूरत हाल है, जबकि असल हकायक है वो नेशनल एक्शन प्लान। आप देखें 1 साल के बाद मीटिंग हुई पंजाब में और बड़ी कम मीटिंग्स हुई हैं पंजाब में, लेकिन ये कहते हैं जी हमने अपना एजेंडा मुकम्मल किया है, उस पर पूरी तरह फोकस किया हुआ है और ये किया है। हर हफ्ते फिगर्स बनाते हैं और उसका सामने फेडरल गवर्नमेंट को बताते हैं कि जी हमने पंजाब ने सबसे फर्स्ट नंबर पर रही है और इसका एक तशहीर की जाती है। लेकिन तशहीर अगर की जाती है, अगर होता तो इसके नताइज कुछ और होते। अवाम को तो जाहिर है, अवाम तो साथ है बिल्कुल। अवाम नताइज की जहां तक बात है, मोहम्मद इलियास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद ये तासुर आ रहा था कि अब दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है, लेकिन ये तासुर गलत साबित हुआ। लेकिन रज़ा रहमान, आपके ख्याल में आज का जो वाकया है, उसके बाद आर्मी चीफ का पैगाम, ISPR के जो हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल आ रही है वक्तन फवक्तन के भरपूर जवाब दिया जाएगा, आपके ख्याल में वो भरपूर जवाब क्या होना चाहिए? देखें, मैं रज़ा भाई मुझे सुकेरा साहब, ये जो आपने कहा ना कि जी जो आपने कहा ना कि कमर नहीं टूटी, कमर तो टूट गई है। हमने अपने मुल्क से सारे लोगों को निकाल दिया है। अब हमारे मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खुदकश बने, जहाँ खुदकश का मंसूबा हो, जहाँ से अटैक हो। ये बात आप एक समझ लें कि ये ज़रबे अज़ब की कामयाबी है। आप ठीक कह रहे हैं, वो जिम्मेदारी कबूल, लेकिन मंसूबाबंदी और हिदायत का अफगानिस्तान से आना, जमशेद साहब, मंसूबाबंदी और हिदायत का अफगानिस्तान से आना और फिर यहाँ पर ऐसे धमाके होना, ऐसी कार्रवाइयां होना, इससे मुतालिक मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान का मौसर क्या जवाब होना चाहिए? देखें सुकेरा, बिल्कुल मौसर जवाब होना चाहिए, जिस तरह हम शोर मचा रहे ना। देखें सुकेरा साहब, जिस तरह इलियास भाई ने बात की है ना कि ये सिर्फ हुकूमत का वो है, हुकूमत का अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आवाम की, ये कल भी मैंने बात की थी कि आवाम की भी अब जिम्मेदारी है, लोगों की भी अब जिम्मेदारी है। जिस शेख भाई ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम को मनहसल कौम होकर अब लड़ना होगा और इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए होगा और डट कर मुकाबला करना होगा। ये बिल्कुल है, क्योंकि ये अभी ये लड़ाई जो उनसी है वो अब दाखिल हो गई है शहरी इलाकों में, ये दाखिल होगी है गली कूचों में, तो उसका मुकाबला करने के लिए अवाम की भी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी इन चीज़ों को देखें कि कौन से लोग मशकूक हैं, कौन से उनके हमसाए हैं और कौन से लोग ऐसे आएंगे। देखिए इस तरह के कई वाकयात हुए हैं कि उनकी निशानदेही हुई है। यदि आप देखें कि एक तंदूर वाला है, अगर वो ये देखता है कि उससे भी ये इंफॉर्मेशन हुई कि जी वो देखता है कि एक घर में काफी रोटियां जाती हैं लेकिन वहां से मूवमेंट कुछ नहीं होती और लोग बड़ी खुफिया किस्म के, अगर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रज़ा रहमान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं। आज के इस वाक़े पर हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे, आज का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 7 शरीफ में दरबार को निशाना बना लिया गया है, मौसर जवाब देने की बात हो रही है, क्लियर कट हमें इंफॉर्मेशन आ रही है जी कि अफगानिस्तान में हिदायत हो रही है, दी जा रही है, वहां से वही मनसूबाबंदी हो रही है। अब पाकिस्तान का मौसर जवाब क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर हर तरफ लहू लहू है और मेरा ख्याल है कि बड़ी वाज़ेह बात है, अगर कौमी एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल किया होता तो मुमकिन है हम इन हादसों से बच जाते। हम कैदी अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हमें मालूम है अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको रोकने के लिए हमारी हुकूमत ने क्या किया, ये सवाल हुक्मरानों से किया जाना चाहिए। ये खून हुक्मरानों के सर पर है
अवाम जो है, अवाम से जो कुर्बानी मांगी जाती है, अवाम वो कुर्बानी देने को तैयार है। हुक्मरान बताएं कि जब कौमी एक्शन प्लान बना था, जब हमारे बच्चे जो है वो ज़िबा किए गए थे पिशावर स्कूल के अंदर, उसके बाद कौमी एक्शन प्लान बना, उस पर अमल कितना हुआ? पंजाब में कोई थोड़ा बहुत हुआ, सूबा सिंध की जो सूरत हाल है वहाँ तो कोई किसी को रोक ही नहीं रहा। आप कितने लोगों को पकड़ लेंगे? ये तो सप्लाई लाइन जारी रहेगी जब तक वो नजरिया, वो सोच जो फैलाई जा रही है और जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। उसको रोकने के लिए क्या किया है हुकूमत ने अब तक? कार्रवाइयों पे कार्रवाई। ये जो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल कह रहे हैं आप। नेशनल एक्शन प्लान की जहां तक बात है, उस पर अमल दरामद की जहां तक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि दरगाह सेवन शरीफ के अंदर खुदकुश धमाके के नतीजे में हलाकतों की तादाद 60 हो गई है।